नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं यशपाल की एक बहुत ही चर्चित और कह सकते हैं झंझोड़ देने वाली कहानी दूसरी नाक पर। नमस्कार। हाँ, ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये समाज की कई परतों को उधेड़ती है। प्रेम, इज्जत, जुनून, कब्जा, बहुत कुछ है इसमें। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का जो मुख्य पात्र है जब्बार, उसके माँ बाप उसके लिए रिश्ता देख रहे हैं। हाँ, पड़ोस के गांव में शमसल की बेटी है जोहन्ना। मतलब सीधी सादी मेहनती लड़की, घर संभालेगी, पानी भरेगी, एक व्यवहारिक सोच थी उनकी। लेकिन फिर कहानी में मोड़ आता है। जब्बार की नजर पड़ती है हसबा की बेटी शब्बू पर। और बस लेखक लिखते हैं जैसे वो सुध-बुध खो बैठा, एकदम दीवाना। जैसे वो पुरानी कहानी है ना, शाहजादे वाली, सोने का बाल देखकर जो हाल हुआ था। हाँ, कुछ वैसा ही। वो खोया खोया रहने लगता है, माँ बाप परेशान। वो उसे सुना सुनाकर जोहन्ना की तारीफ भी करते हैं। देखो, जोहन्ना कैसे सलीके से पानी का मटका उठाती है, घर का काम कैसे संभालती है, लेकिन जब्बार पर कोई असर नहीं। वो तो एक ही रट लगाए हुए है, या तो हसबा की बेटी शब्बू, नहीं तो बस कुछ नहीं। यहीं से पता चलता है कि ये सिर्फ पसंद नहीं, एक जिद है, एक जुनून की शुरुआत है शायद। और माँ बाप बेचारे बहुत समझाते हैं, मिन्नतें करते हैं, पर सब बेकार। तो फिर जब्बार के पिता गफ्फार, वो हिम्मत करके जाते हैं हसबा के पास। लेकिन लौटते हैं तो एकदम गुस्से और ग्लानि में। कहते हैं, ऐसे नालायक बेटे से तो बेऔलाद भला। माँ तो घबरा जाती है, पूछती है क्या हुआ। बाप बताता है कि सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। क्यों? क्योंकि हसबा ने जो जवाब दिया वो हैरान करने वाला था। हाँ, हसबा ने कहा कि शब्बू से शादी वही करेगा जो 250 रुपए नकद लाएगा। 250 रुपए? माँ तो चौंक जाती है। बाप का गुस्सा और बढ़ जाता है। मतलब कोई चीज है क्या लड़की कि उसकी बोली लगाई जा रही है? जुनन्ना के लिए 60 रुपए तय हुए थे और यहाँ 250। बाप का तर्क भी अपनी जगह सही लगता है। कहता है, औरत तो औरत है, काम से मतलब रखो, रंग रूप में क्या रखा है। बिल्कुल। और पैसे कहाँ से लाएं? पहले ही बंदूक के लिए ऊंट बेच चुके हैं। 250 कमाना कोई आसान बात तो थी नहीं उस वक्त। और जब्बार, वो ये सब सुनता है और बस आहा भरकर करवट बदल लेता है। उसे तो बस शब्बू चाहिए। आखिरकार माँ बाप का दिल पसीजता है, बेटे की हालत देखी नहीं जाती। बाप कहता है, जो कुछ है बेटे के लिए ही तो है। रोजी का जो आखिरी सहारा बचा था, वो दोनों ऊँट। हाँ, वो दोनों ऊंट भी बेच दिए जाते हैं और उन पैसों से शब्बू ब्याह कर जब्बार के घर आ जाती है। लेकिन शब्बू कोई आम दुल्हन नहीं है। उसे अपनी कीमत का, उन 250 रुपयों का पूरा एहसास है। और शायद इसी से उसमें एक गुमान आ गया। हाँ, वो उसके नखरों में दिखता है। पानी भरने जाती है तो आधा घड़ा लाती है, लचकती बल खाती हुई। पड़ोसन मीरन टोकती भी है। कहती है, भाई बहू हो, ऐसा नखरा ठीक नहीं। तो शब्बू का जवाब सुनिए। कहती है, तेरा क्या है? तेरे मर्द ने 3 बीसे यानी 60 रुपए में तुझे लिया है। मैं पूरे 250 में आई हूँ, मार खाने नहीं आई। उफ, मतलब वो अपनी कीमत को अपनी पहचान बना लेती है। और वो शौकीन भी है। हाँ, काले मखमल की वास्केट पहनती है जिसमें शायद 300 बटन लगे हैं। बालों में मक्खन लगाती है, महीने में 2 बार बाल धोती है। और सास, जब्बार की माँ, वो परेशान है। कहती है, मुझे क्या आराम मिला, इसे तो अपने नखरों से ही फुर्सत नहीं। 2 अलग दुनियाएं टकरा रही हैं। बिल्कुल। घर की हालत पतली है, ऊंट बिक चुके। तो अब बूढ़ा बाप जब्बार को समझाता है कि भाई अब कमाना पड़ेगा। जब्बार का मन तो नहीं है जाने का, पर मजबूरी है। वो बन्नू जाता है कमाने, लेकिन तन वहां, मन यहाँ गांव में। और ज्यादा दिन टिक नहीं पाता। शब्बू की याद सताती है। एक हफ्ते में ही आधी रात को भागकर गांव वापस आ जाता है। लेकिन गांव पहुंचकर ठिठक जाता है। उसे डर लगता है। बाप की गुस्से वाली सूरत याद आती है, पड़ोसियों के ताने, बदनामी का डर। दिल में शब्बू को देखने की जबरदस्त इच्छा है, पर मिल नहीं सकता। वो बावड़ी के पास छिपकर इंतजार करता है। जब्बार उसे पत्थर की ओर से देखता रहता है। बोल नहीं पाता, हिम्मत नहीं होती। अगर किसी ने देख लिया तो बदनामी होगी। बस दिल पर पत्थर रखकर उसे लौटते हुए देखता है और फिर आहें भरता हुआ वापस बन्नू चला जाता है। और यहीं से उसके मन में एक दूसरा जहर घुलना शुरू होता है, ईर्ष्या, शक। हाँ, वो सोचता है मैं यहाँ परदेश में अकेला सड़ रहा हूँ और वो वहाँ गांव में मजे कर रही है। उसे लगता है कि औरत की जात में वफा होती ही नहीं। ये सोच उसके मन में घर करने लगती है। 8-10 दिन बाद वो फिर गांव आता है।
फिर वही छिपकर शब्बू का इंतजार। शब्बू फिर आती है सहेलियों के साथ, वही हंसी ठिठोली अटखेलियां। और तभी पड़ोसन मीरन मजाक में शब्बू से कुछ कहती है। हाँ, कुछ ऐसा कि अरे गांव के सारे छले तुझ पर जान दे रहे हैं आजकल। और शब्बू के चेहरे पर एक गर्व का भाव आता है, एक सुरूर सा। बस जब्बार जो छिपकर देख रहा है, उसकी छाती पर जैसे बोझ पड़ जाता है। वो देख रहा है पर कुछ कर नहीं सकता। बेबसी। और यहीं शक का बीज जो पहले पड़ा था वो अंकुरित हो जाता है। लेखक लेते हैं आकाश बेल की तरह बढ़ने लगता है। उसे गांव के लौंडों पर शक होने लगता है। रहमान है, अब्बास है, कौन है वो? मीरन की बात का वो गलत मतलब निकालता है। शब्बू की हंसी, उसकी चटक मटक, सब उसे खटकने लगता है। सोचता है, इसे मेरा जरा भी गम नहीं। मैं यहाँ हूँ और ये वहाँ सज धज कर घूम रही है। लहू के घूंट पीकर रह जाता है। लेकिन पैसा कमाना भी जरूरी है, घर लौटना है। तो वो कोई मौका देखकर हाथ मारता है, शायद चोरी या कुछ और। पकड़ा नहीं जाता। हाँ, कुछ 150 रुपए कमा लेता है और 1.5 महीने में घर लौट आता है। बाप थोड़ा खुश होता है कि चलो बेटा कुछ कमा कर लाया। लेकिन जब्बार के मन में जो शक का कीड़ा है वो बना रहता है, नील के दाग की तरह। घर आते ही वो शब्बू से पहला सवाल यही करता है, क्यों मेरे पीछे खूब मजे उड़ते थे? शब्बू सफाई देती है, इनकार करती है। रहमान अब्बास का नाम सुनकर चौंकती है। कस्में खाती है, कहती है जो झूठा इल्जाम लगाए वो मर जाए। अब जब्बार मानता नहीं, कहता है तो फिर इतना बंठन कर क्यों घूमती थी, अपना हुस्न दिखाती फिरती थी। शब्बू कहती है, कोई मुझे घूरे तो इसमें मेरा क्या कसूर, मैं जैसी हूँ वैसी हूँ। अब जब्बार शब्बू की चौकसी करने लगता है। हर आने जाने वाले आदमी पर शक। घर कोई मुसाफिर भी आ जाए तो उसे शक होता है। उसे लगता है कि ये जरूर शब्बू के हुस्न की शोहरत सुनकर आया होगा। पूरा गांव उसे शब्बू के पीछे पागल नजर आता है। ये एक तरह का वहम है, पागलपन है। और ये पागलपन एक रात अपनी इंतहा पर पहुंच जाता है। हाँ, रात को जब्बार शब्बू से पूछता है, आज जब तू पानी भरकर लौट रही थी तो राह में मुस्कुरा क्यों रही थी? शब्बू कहती है, मैं तो नहीं मुस्कुराई। जब्बार फिर पूछता है, और वो जो सब आदमी वहां खड़े तुझे देख रहे थे? शब्बू शायद थक चुकी है इन सवालों से। लापरवाही से कहती है, मैं क्या जानूं, देख रहे होंगे। बस जब्बार का पारा चढ़ जाता है। वो गुस्से में कहता है, तुझे अपने हुस्न का बहुत घमंड है ना? रुक, तेरी नाक काट लूंगा। और शब्बू शायद मजाक में या शायद उसी गुमान में मुस्कुरा कर कहती है, काट लो, 12 बीसे और 10 रुपए की नाक है ये, यानी पूरे 250 रुपए की। ये जवाब, ये मुस्कुराहट शायद आखिरी दिन का साबित होती है। शब्बू तो बेफिक्र होकर सो जाती है। पर जब्बार जागता रहता है। उसके दिमाग में तूफान चल रहा है। शब्बू का घमंड, उसका हुस्न, गांव वालों की निगाहें, अपनी आबरू जो मिट्टी में मिल रही है। वो एक नतीजे पर पहुंचता है कि आबरू नहीं तो कुछ नहीं, और जब तक ये हुस्न है जिस पर उसका पूरा कब्जा नहीं है, उसे चैन नहीं मिलेगा। तो आबरू मचाने का और शब्बू को पूरी तरह अपना बनाने का उसे एक ही भयानक तरीका सोचता है। रात का गहरा सन्नाटा। कहानी में उस वक्त का माहौल बहुत भयावह बताया गया है, जैसे उस वक्त दुनिया में सिर्फ भक्त, कातिल, चोर या विरही ही जागते हैं। जब्बार को लगता है कि इस हुस्न की वजह से ही सारे अनर्थ हो रहे हैं और वो इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो अपने सिरहाने से एक पैना छुरा उठाता है। अंधेरे में टटोल कर सोती हुई शब्बू की नाक पकड़ता है और एक झटके में काट कर फेंक देता है। उफ! शब्बू की चीख निकलती है। घर में कोहराम मच जाता है। माँ भाग कर आती है, दिया जलाती है। पड़ोसी इकट्ठे हो जाते हैं। बाप गालियां बक रहा है, लोग तरह तरह के इलाज बता रहे हैं। तभी एक बूढ़ी औरत सलाह देती है कि अगर नाक बचानी है, लड़की को मरने से बचाना है, तो फौरन किसी भेड़ या बकरी का ताज़ा, जिंदा और गरम गोश्त का टुकड़ा लाकर कटी जगह पर रखना होगा। माँ कहती है, इस वक्त कहाँ मिलेगी भेड़ बकरी? सब परेशान है। जब्बार ये सब देख रहा है। उसका मकसद तो था कि शब्बू सिर्फ उसकी रहे, दूसरों की बुरी नजर उस पर ना पड़े। लेकिन जब वो सुनता है कि शब्बू मर भी सकती है, तो उसका दिल दहल जाता है। शायद ये उसने नहीं सोचा था। और जब वो देखता है कि जिंदा गरम गोश्त नहीं मिल पा रहा है, तो वो वही छुरा उठाता है और अपनी ही जांग से गोश्त का एक टुकड़ा काटकर शब्बू की कटी हुई नाक पर रख देता है। सब हैरान रह जाते हैं। माँ बाप तो जैसे पागल हो जाते हैं ये देखकर।
ये क्या था? जुनून की इंतहा, प्रायश्चित या मालिक होने का वो भाव कि मैं ही मारूंगा और मैं ही बचाऊंगा? कहना मुश्किल है, पर ये बहुत ही विचलित करने वाला काम था। इसके बाद शब्बू दर्द से कराहती रहती है। जब्बार खुद जख्मी है, पट्टी बंधी है, पर वो शब्बू के पास बैठकर मक्खियां हकता रहता है। शब्बू का चेहरा सूज जाता है, बुखार हो जाता है, निगलने में भी तकलीफ होती है। तब जब्बार फैसला करता है कि उसे बन्नू ले जाएगा। वहां फिरंगी डॉक्टर का अस्पताल है। अपनी तकलीफ की परवाह किए बिना वो रात में शब्बू को कंधे पर उठाकर बन्नू के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में कपड़ा भिगोकर उसके होंठ तर करता है। 5 दिन लगते हैं उन्हें अस्पताल पहुंचने में। वहां इलाज होता है। 20 दिन में शब्बू का जख्म भर जाता है, तबीयत भी ठीक हो जाती है। लेकिन नाक तो जा चुकी थी, और नाक न होने से उसकी आवाज बदल जाती है, थोड़ी नक्की सी हो जाती है। एक दिन शब्बू हिम्मत करके मिनमिनाकर जब्बार से कहती है कि अस्पताल की मेम साहब कह रही थीं कि विलायत से रबर की नाक मंगवाई जा सकती है। जब्बार का पहला रिएक्शन क्या होता है? साफ इनकार। हाँ, वो कहता है, हमें नहीं चाहिए नाक, मुझे तू बिना नाक के ही भली लगती है, मुझे क्या नाक औरों को दिखानी है। देखिए, वही कब्जे वाला भाव, वही नियंत्रण। वो उसे जैसा रखना चाहता है वैसा ही रखेगा, दूसरों के लिए उसे पूरा नहीं होने देगा। लेकिन शब्बू उदास हो जाती है, खाना पीना छोड़ देती है। शायद उसे अपनी पहचान वापस चाहिए, या समाज में वो अलग नहीं दिखना चाहती। जब्बार परेशान हो जाता है, सोचता है बुरा हो इस मेम का, मैंने एक नाक काटी थी, ये दूसरी लगवाने को तैयार है। लेकिन शब्बू की जिद के आगे उसे फिर झुकना पड़ता है। 2 दिन बाद वो 40 रुपए जमा करा देता है रबर की नाक के लिए, मगर एक शर्त के साथ। हाँ, और ये शर्त ही कहानी का निचोड़ है शायद। वो कहता है, ठीक है, नाक लगाएगी जरूर, पर अगर कोई गैर मर्द तुझे घूर कर देखे तो फौरन नाक उतार कर जेब में डाल लेगी। मतलब दूसरी नाक भी उसकी मर्जी से ही पहनी जाएगी। सुंदरता पर नियंत्रण तब भी उसी का रहेगा। शक, असुरक्षा, कब्जे की भावना वो अंत तक बनी रहती है। तो ये कहानी सिर्फ एक नाक कटने की कहानी नहीं रह जाती। बिल्कुल नहीं, ये उस मानसिकता की कहानी है जो औरत को, उसके हुस्न को अपनी मिल्कियत समझती है, अपनी इज्जत का पैमाना मानती है। और जब उसे लगता है कि वो चीज, वो हुस्न उसके काबू से बाहर हो रहा है या उस पर दूसरों की नजर पड़ रही है, तो वो उसे तबाह करने से भी नहीं हिचकता। और तबाह करने के बाद भी उस पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहता है, चाहे वो रबर की ही नाक क्यों ना हो। ये प्रेम नहीं है, ये विशुद्ध अधिकार भावना है जो हिंसा तक जाती है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इज्जत और प्रेम के नाम पर क्या क्या हो सकता है। हाँ, और ये सवाल भी उठाती है कि क्या समाज में इज्जत का सारा बोझ औरत के ही कंधों पर होता है, और क्या मर्द की असुरक्षा की कीमत हमेशा औरत को ही चुकानी पड़ती है। बहुत गहरे सवाल छोड़ जाती है ये कहानी। तो ये थी यशपाल की कहानी, दूसरी नाक पर हमारी आज की बातचीत। सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। और अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो हमारे चैनल आज की कहानी को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिल्कुल, और वो जो घंटी वाला आइकन है ना, उसे भी दबा दें, ताकि जैसे ही कोई नई कहानी या ऐसी ही कोई चर्चा आए आपको फौरन पता चल जाए। आपके कमेंट्स पढ़ना हमें अच्छा लगता है, उनसे हौसला मिलता है। तो अपनी राय, अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।